गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक केमिकल काइनेटिक्स के 2 लेक्चर अपन ने पढ़ लिए हैं और आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के तीसरे लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस अपना जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था मेनली, जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में अपन ने पढ़ा था। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप लेक्चर में स्टार्टिंग में कमेंट्स पढ़ा कीजिए। बेटा कमेंट्स घर पे पढ़ लेता हूं मैं, लेकिन उनका रिप्लाई, जिसका कमेंट अच्छा होगा उसका रिप्लाई मैं वहीं पर ही कमेंट बॉक्स के अंदर ही दे दूंगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर अपन कमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों की कोई डाउट होगा, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे हिंदी मीडियम के लिए, तो बेटा पीडब्ल्यू में आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम की क्लासेस भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, तो अगर किसी को हिंदी मीडियम के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स चाहिए तो वो पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर के चेक कर सकता है, वहां पर आपको हिंदी मीडियम के कोर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखो अपन कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने ये तो पढ़ लिया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब क्या था, जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी थी, जो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर होती है। ये तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अब बात आती है कि उनके लिए रेट लॉ फिर किस तरीके से लिखा जाए, क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे उनके लिए अपन रेट लॉ लिख सके। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल, जो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, उन पर भी अपन विचार करेंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। अपनी आज जो अपन टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। रेट लॉ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लिखना, जैसे मैंने बताया। कुछ एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, जब टॉपिक देखेंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस का, जो अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले। तो स्टार्ट अपन करेंगे कहां से, रेट लॉ फॉर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्लियर, एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोगों का काम क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दूंगा तब आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और खुद सॉल्व करके देखोगे। क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने का आनंद प्रॉपरली आप लोग तभी ले सकते हो जब क्वेश्चन को देखो नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करो। देख करके सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोग को एक एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, फिर अगले जो एग्जाम्पल है आपको कोशिश करनी है कि वो एग्जाम्पल आप लोग खुद अपने स्तर पर करोगे। ठीक है, तो देखिए आगे आते हैं अपन पढ़ रहे हैं बेटा रेट लॉ ऑफ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल मान लो कुछ इस टाइप का है। एग्जाम्पल में आपको बोला गया A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस ऑफ AB, ये आपको बोला गया। तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आप लोगों को समझना है यहीं पर ही। ठीक है, आपको बोला गया ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है। ये जो रिएक्शन है कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप में हो रही है। तो 3 स्टेप के अंदर से पहला स्टेप आपको दिया हुआ है, A2 से बन गया क्या, 2A। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको बोला गया A प्लस B2 से बन गया AB प्लस B, और थर्ड स्टेप में आपको बोला गया A प्लस B से फॉर्म हो गया क्या, AB। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब वो या तो आपको इन तीनों के रेट कांस्टेंट देगा, या तो वो तीनों के रेट कांस्टेंट देगा, या फिर किसी एक स्टेप के आगे लिख देगा क्या, स्लो स्टेप या RDS। RDS का मतलब क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो स्टेप जो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, और इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K3, और साथ में आपको यह बता दिया गया कि ये जो K2 है ना, ये K2 कैसा है बेटा, मिनिमम। K2 कैसा है, मिनिमम। K2 मिनिमम है किसके कंपैरिजन में, K1 और K3 के कंपैरिजन में। K2 कैसा है, मिनिमम, K1 और K3 के कंपैरिजन में। तो वो रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट मिनिमम होता है, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उस स्टेप को क्या बोलते हैं अपन, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसका नाम क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है, ये कब की बात कर रहा हूं, जब उसने रेट कांस्टेंट आपको दिए हैं। अगर वो आपको रेट कांस्टेंट नहीं दे रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर वो खुद आपको बता देगा कि RDS कौन सा है। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या आ गया, ये जो पूरा अपन प्रोसेस देखने वाले हैं, उस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप 1 आपको फॉलो करना है वो क्या है बेटा, वो आपको बोलेगा कि आप आइडेंटिफाई करो, किसको,
आइडेंटिफाई द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा? जिसके लिए के क्या होगा? मिनिमम। स्लोएस्ट स्टेप और आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट रेट लॉ फॉर दिस आरडीएस। इस रेट लॉ, इस आरडीएस के लिए आपको क्या करना है? रेट लॉ लिखना है। अब प्रीवियस क्लास में अगर आपको ध्यान है, अपन ने पढ़ा था एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्री होते हैं। तो आपका काम अब क्या है? आपका काम है इस सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या लिखना है? रेट लॉ लिखना है। सेकेंड स्टेप के लिए रेट लॉ लिखना है, क्योंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। अच्छा, इसका रेट कांस्टेंट इन्होंने बता दिया आपको कितना है? K2। अगर ये नहीं बताता तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इसका रेट कांस्टेंट अज्यूम भी कर सकते थे। आप इसका रेट कांस्टेंट कुछ भी अज्यूम भी कर सकते थे। क्लियर है? अगर रेट कांस्टेंट नहीं देता है तो। अभी तो दे दिया, कितना है? K2। तो मैं इसका रेट लॉ कैसे लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा R इक्वल टू, इसका रेट कांस्टेंट कितना? K2। और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनमें रेट लॉ में केवल कौन आते हैं? रिएक्टेंट्स आते हैं। इस रिएक्शन में यानी आरडीएस में रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? A एंड B2। कौन कौन से हो गए बेटा? A एंड B2। यहां पर हो गए A और B2। तो मैं क्या लिखूंगा? A भी लिखूंगा, B2 भी लिखूंगा और उनके कोफिशिएंट्स को पावर में लगा दूंगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो क्या करें? यहां पर K2 साथ में आ गया A पावर में 1 और B2 इसकी भी पावर में कितना आ गया? 1 आ गया। यहां पर पावर में 1 आ गया A की पावर में, और B2 की पावर में भी क्या आ गया? 1 आ गया। ये अपना स्टेप 1 था। अब बात आती है स्टेप 2, आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? क्या यही अपना आंसर है? क्या हो सकता है बेटा यही अपना आंसर हो जाए, लेकिन अपने को जिस चीज पर फोकस करना है वो क्या है? वो है इंटरमीडिएट। वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट है जो ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जो जनरेट हो रहे हैं उनको बोला जाता है क्या? इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल रिएक्शन के अंदर A2 है, B2 है और AB है, लेकिन ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं पर भी A भी नहीं है और B भी नहीं है। तो A एंड B अलग अलग, A2 B2 नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं A एंड B। ये इस रिएक्शन में क्या है? इंटरमीडिएट्स। अपने को क्या चेक करना होता है कि जो भी आपका रेट लॉ है उसमें इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो फिर आपको उस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में आ गया बेटा एक इंटरमीडिएट। कौन सा आ गया? ए को मैं इंटरमीडिएट क्यों बोल रहा हूं? दोबारा सुन लो। ए इंटरमीडिएट इसलिए है क्योंकि ए ओरिजिनल रिएक्शन का पार्ट नहीं है। ए ना तो रिएक्टेंट था ना प्रोडक्ट था इन द ओरिजिनल रिएक्शन। अपन स्टेप्स की बात नहीं करें, स्टेप्स में तो प्रोड्यूस हो गया बीच में वो। क्लियर? तो ए क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। अब अपना काम क्या है कि अगर कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करेंगे वो अपन स्टेप 2 के अंदर देखेंगे। देखो, अपन आ जाते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या बोलता है अपने को? ये बोलता है इफ देयर इज no intermediate in rate law given by step 1, then no need to apply step 2। ये क्या बोल रहा है कि अगर स्टेप 1 में कोई इंटरमीडिएट आ ही नहीं रहा तो आपको स्टेप 2 अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप स्टेप 2 अप्लाई मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अगर आ गया, जैसे अपन ने देखा, अपन ने क्या चेक किया, यहां पर तो आ गया था ना, तो अगर यहां पर आ गया तो अपने को स्टेप 2 अप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे लिखते हैं अपन, बट इफ
any intermediate is present in rate law of step 1, then in order to eliminate that, we have to assume suitable fast reaction at equilibrium and find value of that intermediate in terms of that, या in terms of कर दो सिंपली, in terms of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। अपने को क्या करना है, यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में उस इंटरमीडिएट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कुछ भी अपन ने लिखा है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में जो लिखा वो तो क्लियर है कि अगर मेरे पास में कभी कोई इंटरमीडिएट आया ही नहीं तो फिर मुझे क्या करना है बेटा, स्टेप 2 अप्लाई ही नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, ढंग से मेरी बात सुनना, अगर यहां पर आपको बोलता कि आरडीएस आपका फर्स्ट स्टेप ही है, आरडीएस ये वाली रिएक्शन है, अगर ये आरडीएस होता तो आप इसका रेट लॉ क्या लिखते, आप लिखते R इक्वल टू के इंटू इसका रिएक्टेंट A2। बस, क्या ओरिजिनल रिएक्शन में A2 आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, R इक्वल टू के इंटू A2 में कोई इंटरमीडिएट आया ही नहीं। अगर इंटरमीडिएट आया ही नहीं तो आपको स्टेप 2 पर नहीं जाना, वही आपका आंसर हो गया, R इक्वल्स टू के इंटू A2, वो आंसर हो गया। लेकिन अपने पास में तो इंटरमीडिएट आ गया और अपना इंटरमीडिएट कौन है, A, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास में दो रिएक्शंस है, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये रिएक्शन तो कौन सी है, स्लोएस्ट या स्लो स्टेप। तो अगर ये स्लो है तो ये दोनों क्या हो गई, फास्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन चूज करनी है जिससे मैं ए को एलिमिनेट कर सकूं। अब ढंग से सुनना बेटा, अगर अपन किसी भी स्पीशीज को एलिमिनेट करेंगे तो उस स्पीशीज की वैल्यू उसी रिएक्शन में प्रेजेंट अदर स्पीशीज की टर्म्स में आएगी। यानी अगर मैं ए को एलिमिनेट करूंगा तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A2 आएगी यहां से, और अगर मैं थर्ड रिएक्शन को काम में लेता तो ए की वैल्यू मेरे पास में किसकी टर्म्स में आती, AB और B की टर्म्स में आती। अब आप खुद सोचो, ए क्या था, इंटरमीडिएट, अगर मैं ए को हटा रहा हूं और उसकी वैल्यू के अंदर बी आ गया तो बी खुद भी क्या है, इंटरमीडिएट। क्या अपने को कोई फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएट को हटा रहे हो और बदले में आपने उसकी जगह दूसरा इंटरमीडिएट लिया है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ इंटरमीडिएट को हटाने का। बात समझ गए। जब अपने पास में ऐसा ऑप्शन है कि इंटरमीडिएट को हटाने पर आपके पास में रिएक्टेंट आ गया, भाई ए की वैल्यू किसके टर्म्स में आती, A2, क्या A2 ओरिजिनल रिएक्शन में रिएक्टेंट है। इसीलिए बेटा अपने पास में यहां पर सुटेबल रिएक्शन कौन सी हो गई है, फर्स्ट वाली। सुटेबल कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली। अब कैसे हटाएंगे, देखो यहां रेट लॉ चल रहा है R इक्वल टू K2 A इंटू B2। आगे आते हैं अपन क्या बोलेंगे, सुटेबल रिएक्शन कौन सी थी अपने पास में, फर्स्ट वाली। रिएक्शन क्या थी, A2 से क्या आ रहा है, 2A। आप क्या करो, इस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कुछ भी अज्यूम कर लो। लेट अस से इसका कांस्टेंट है KF, इसका कांस्टेंट है KB। आपको क्या लिखना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। क्लियर, KF अपॉन KB, ये हो गया। अब KF अपॉन KB को कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना मेरे अकॉर्डिंगली सबको आता होगा, 12th क्लास में आ गए। इक्विलिब्रियम तो 11th का टॉपिक हो गया बेटा। तो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां पर आ गया A का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बेटा,
A2, नीचे क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो यहां से अब आप देखो, अगर आप A की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या वैल्यू ऑफ A ये आ गई क्या, अंडर रूट KF/KB इंटू A2 की पावर 1/2, या साथ में अंडर रूट में लगाना चाहो तो आपकी इच्छा पर है, मैंने नहीं लगाया, मैंने वैसे ही लिख दिया। क्लियर? ये वैल्यू किसकी निकल करके आ गई बेटा, A की, और इस वैल्यू को अपन कहां पुट करेंगे, इस रेट लॉ में पुट करेंगे। ठीक है, इस रेट लॉ को अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है ना, ये वाली, इसको पुट करेंगे अपन कहां पर, स्टेप 1 में जो रेट लॉ निकला उसमें। तो यहां लिख देते हैं अपन अब, फ्रॉम स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली R इक्वल टू क्या था, K2, A की जगह पर क्या आएगा, KF/KB का अंडर रूट, तो पावर हाफ, साथ में क्या था, A2 की पावर हाफ। अब आप देखो, ये तो मैंने अभी तक किसकी वैल्यू रखी है, A की, लेकिन इस रिएक्शन में B2 भी तो था, तो जल्दीबाजी में B2 को लिखना मत भूल जाना, B2 को तो लिखना ही लिखना है अपने को। तो यहां पर लिख देंगे अपन B2, ये आ गया अपने पास में क्या, B2, A2 की पावर हाफ, और साथ में क्या आ गया, B2 आ गया। तो बेटा यहां से अगर आप चेक करो, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये वाला, आप इसको चाहो तो क्या एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो क्या, सोचो, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर? तो R इक्वल टू क्या हो गया, K नेट A2 की पावर हाफ B2 की पावर 1, ये क्या आ गया, फाइनल रेट लॉ निकल करके आ गया उस रिएक्शन का। किस बेसिस पे निकाला, मैकेनिज्म के बेसिस पे निकाला। अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि इस रिएक्शन का ओवरऑल K बताओ। तो ओवरऑल K का मतलब क्या हो गया, K नेट, ओवरऑल K का मतलब क्या हो गया बेटा, K नेट। और K नेट आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यहां से, ये जो अपन ने लिखा हुआ था, K2 मल्टीप्लाइड बाय KF/KB की पावर में कितना आ गया, हाफ। एक तो यह आ गया, क्लियर है। दूसरी चीज वो पूछ सकता है आपसे, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A2, तो क्या बताया था, उसकी पावर ही लेनी है अपने को। तो A2 की पावर कितनी है बेटा, हाफ, A2 की पावर हाफ आ गई। ठीक, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B2, B2 की पावर कितनी है, 1। और अगर वो पूछता आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है पावर्स का सम, यानी ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 3/2 निकल करके आ गया। ऑर्डर कितना आ गया, 3/2 निकल करके आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि किस सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट कहां गया। सॉलिड स्टेट भी पढ़ लेंगे बेटा, सारे 12th के टॉपिक्स ही है। तो अपन ने सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि अपन एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो करने वाले, जो टॉपिक्स बड़े हैं जिनका वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक्स को मैं पहले पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। जो टॉपिक्स बड़े हैं जिनका वेटेज ज्यादा है उन टॉपिक्स को अपन पहले पढ़ रहे हैं, बस इतना मान सकते हो आप लोग। तो इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा होता है जेई के अंदर भी और बोर्ड्स के अंदर भी। ठीक है, तो काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेटिक्स के बाद में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में डील कर लेंगे, फिर लिक्विड सोल्यूशन भी ले सकते हैं बीच के अंदर, और सॉलिड स्टेट उसके बाद में आ जाएगा। और अगर आप लोग सॉलिड स्टेट जस्ट इस चैप्टर के बाद में पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा पर है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके इन्फॉर्म कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके बाद में अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली काइनेटिक्स पूरा का पूरा मैथमेटिकल चैप्टर होता है, इसलिए अपन ने पहले काइनेटिक्स पर फोकस किया है। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ करके आते हो 11th क्लास के अंदर, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड टॉपिक होता है कौन सा, काइनेटिक्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को काम में लेकर के ही काइनेटिक्स बना है, इस कारण से अपन ने पहले केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है। क्लियर? और उसके जस्ट बाद में इलेक्ट्रो स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि थर्मो रिलेटेड होता है बेटा, किससे, इलेक्ट्रो से। तो थर्मोडायनेमिक्स भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसी कारण से थर्मो से रिलेशन होने के कारण से अपन क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सीक्वेंस यूजुअली तो ऐसा चलता है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोग पहले सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हो, तो इसके बाद में अपन सॉलिड स्टेट कर लेंगे। चैप्टर तो अपने को सारे ही पढ़ने फिजिकल केमिस्ट्री के, तो किसी भी सीक्वेंस में पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि 11th का लिंक होता है इन चैप्टर्स के साथ में, इस कारण से अपन ने केमिकल काइनेटिक्स को पहले स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझने में आ गया होगा।
मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये एग्जांपल समझने में आ गया होगा। अब अगर ये एग्जांपल आपको समझने में आ गया तो जो नेक्स्ट यहां पर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके फिर अपने आप सॉल्व करोगे। देन आफ्टर आप चेक करोगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है वो क्वेश्चन कौन सा हो गया? वो क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है 2O3 से फॉर्म हो रहा है 3O2। ये ओवरऑल रिएक्शन है। आपको बोला गया ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप के अंदर हो रही है। फर्स्ट स्टेप में O3 से बना O2 प्लस O, नेक्स्ट स्टेप में O3 प्लस O के कॉम्बिनेशन से बन गया 2O2। ये वो रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर इसके आगे लिखा हुआ है स्लो। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इसका K। इस रिएक्शन के अंदर यहां कांस्टेंट था K1, यहां कांस्टेंट था K2। ऑलरेडी सारे कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं। जब वो सारे कांस्टेंट खुद ही आपको प्रोवाइड करता है तो मस्ट है आप कोई कांस्टेंट अज्यूम नहीं करोगे। जो कांस्टेंट उसने दिया है वो ही कांस्टेंट काम में लेकर के चलोगे। आपसे क्या क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया एक तो आप के ओवरऑल बताइए और एक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तभी बता पाओगे जब आप इसका रेट लॉ लिखना सीखोगे। रेट लॉ के लिए क्या करना है, मैं रिपीट तो करवा रहा हूं आपको वर्बली, सॉल्व आपको वीडियो को पॉज करके खुद करना है। सीधे सॉल्यूशन देखना स्टार्ट मत करना। खुद के साथ थोड़ी सी ऑनेस्टी बरतना। ऑनेस्टी बरतोगे, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। देख करके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। यहां जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो आप लोग खाली देख रहे हो, सॉल्व मैं कर रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर तब होंगे जब आप लोग खुद के लेवल पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप लोग पॉज करो और सॉल्व करो। उसके बाद में जब आप स्टार्ट करोगे वीडियो को, मेरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखो यहां पर अपन अब इसके सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम आरडीएस के बेसिस पर रेट लॉ लिखना। तो R इक्वल टू K O3 इंटू O। ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा रेट लॉ फ्रॉम आरडीएस। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोला जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है। अगर किसी रिएक्शन के आगे स्लो लिख दिया मतलब वो स्लोएस्ट स्टेप है, वही आरडीएस है, वही मान करके चलना है, लिख दिया। अब मन में खुद से सवाल पूछना है, क्या इस रेट लॉ में कोई ऐसी स्पीशीज आ रही है क्या विच इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन? अब O इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन, इसका मतलब क्या निकला? वी हैव टू एलिमिनेट O। हाउ कैन वी एलिमिनेट O? वी कैन एलिमिनेट O बाय अज्यूमिंग फास्ट रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या भैया, जिसको अपने को एलिमिनेट करना है उस पर लगा दिया गोला। ये क्या है? ये है इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को हटाना है। हटाने के लिए ऑलरेडी इन्होंने इक्विलिब्रियम पर माना हुआ है। देखो कितने अच्छे हैं, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर माना हुआ भी है। दिख ही रहा है कि यार इसी को इक्विलिब्रियम पर मानना है, तो अपन भी लिख देते। अपन क्या लिखेंगे? रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? O3 से क्या बन रहा है? O2 प्लस O। इसका कांस्टेंट क्या है? K1। इसका कांस्टेंट क्या है? K2। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम क्या हो गया? K1 बाय K2। और K इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है? O2 है और O है। अपॉन में कौन आ रहा है भैया? अपॉन में आ रहा है O3। अब क्या करेंगे यहां पर? अब इस जगह पर क्या करेंगे? वैल्यू किसकी निकालेंगे? O की। O की वैल्यू निकालनी है। O की वैल्यू क्या हो गई? K1 बाय K3। अब वैसे तो अपन O3 बाय O2 बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था रेट लॉ जब लिखते हो तो कुछ भी नीचे नहीं लाना, ऊपर लाओ, पावर -1 लगा दो उसकी। तो जो बच्चे O3 बाय O2 लिख देंगे ना, उनका वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन जो नोटेशन है उसके अकॉर्डिंगली गलत हो गया। तो क्या करेंगे बेटा? यहां पर आ जाएगा O2 और O2 की पावर क्या है? -1। ये जो वैल्यू आपने निकाली है किसकी? O की। इस वैल्यू को आप पुट कर दोगे कहां पर? यहां पर। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे, ये थोड़ा एरो पर फोकस कर लेना भैया, O को यहां पुट किया
उसके बाद में मैं R लिख रहा हूं, तो R इक्वल टू क्या है, KO3। अब साथ में क्या क्या आएगा, K1/K3, साथ में आ गया K1/K3, इनटू में क्या आएगा, O3 O2 की पावर -1, O3 O2 की पावर -1। सबको थोड़ा कंबाइन करने की कोशिश करें। R इक्वल टू K1/K3, O3 का स्क्वायर O2 की पावर -1। ये मिल गया रेट लॉ। ये क्या मिल गया, रेट लॉ। और आप इस रेट लॉ में एक खास बात देखो, क्या इस रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है। अपन ने पढ़ा था ऐसा कि जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, उनमें रिएक्टेंट तो आता ही है, साथ साथ में प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो बेटा यहां पर कौन आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन को देख करके अगर आप के ओवरऑल लिखोगे तो आपके के ओवरऑल की वैल्यू क्या होगी, K1/K3। यार ये K2 था या K3 था, ये K2 है बेटा, ये K2 है, इसको K2 कर लेना है ना। तो K1/K2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब सम ऑफ पावर्स, तो क्या 2 - 1, इसका मतलब ऑर्डर कितना निकल करके आ गया, 1 आ गया। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझने में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने खुद ने पॉज करके कोशिश की होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉज करके तुम कर रहे हो तो तुमसे सॉल्व होना ही होना चाहिए, लेकिन बेटा तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम कौन से स्टेप में गलती कर रहे हो। वो तभी पता चलेगा जब खुद सॉल्व कर रहे हो। क्लियर। तो तुमने जब इसको सॉल्व किया तो जो बच्चे जितना आगे तक पहुंच गए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। अगर पूरा सॉल्व नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आगे तक भी पहुंच जाओगे। क्लियर है। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल के अंदर मैं क्या थोड़े ज्यादा पार्ट ले लेता हूं, तो आप लोगों को अलग अलग केस के बारे में आइडिया लग जाएगा थोड़ा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपने पास में है वो कुछ ऐसा है। ओरिजिनल रिएक्शन ये है, A + 2B + C gives P। मैं बेटा हाइपोथेटिकल रिएक्शन बना रहा हूं, कुछ भी मेरे हिसाब से मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन बना रहा हूं। तो इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसा क्यों कर दिया। मैं जस्ट वैसे ही अज्यूम करके बना रहा हूं, है ना। हो सकता है ऑर्डर 3 से ज्यादा भी निकल करके आ जाए रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हाइपोथेटिकल है, मैं तो अज्यूम ही कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने वैसे फ्रेम किया हुआ, ये कोई रियलिस्टिक रिएक्शन तो है नहीं, A, B और C ये कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, ये तो अपन ने जस्ट वैसे अज्यूम कर लिए। तो देखो यहां पर आपको बोला गया फर्स्ट स्टेप में A + B से बना X, सेकेंड स्टेप में X + C से बन गया Y, बना देते चलो, और थर्ड स्टेप में Y + B से बन गया P। एक बार इन तीनों को ऐड करके देख लेते हैं कि ओरिजिनल रिएक्शन आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि वो आनी जरूरी है। आप जो रिएक्शन ऊपर वाली लिख रहे हो उसी के तो स्टेप्स है ना। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो X से X कैंसिल हो रहा है, Y से Y कैंसिल हो रहा है, A आ गया, C आ गया, 2B आ गया और P आ गया। करेक्ट है, ये हो गए। अब इसमें 3 केसेस है आपके पास में, जो 3 केसेस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से है बेटा, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। इंडिविजुअल केसेस है, मतलब 3 पार्ट है आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर। ये तीनों पार्ट आपको सॉल्व करने। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपको क्या बोला गया, फर्स्ट वाले में बोला गया ये स्लो है, सेकंड वाले में बोला गया ये स्लो है, और थर्ड वाले में बोला गया ये वाला पार्ट स्लो है। ये आपको बोला गया है। अब आपको इसके बेसिस पर क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी। अब बाय डिफॉल्ट है भाई ये स्लो है, तो इसका मतलब बची हुई नीचे वाली क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो लिख देता हूं मैं, लेकिन तुम्हारा काम स्टार्ट हो चुका है। तुमको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखनी है कॉपी में, स्लो स्टेप कौन सा है वो लिखना है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है वीडियो को पॉज करके। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेटा अच्छा है, थोड़ा सा इसमें एक नया कंसेप्ट देखने वाले हो, इसलिए आपको अब थोड़ा फोकस करना है कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करो, और सही भी नहीं कर पाते हो तो मैक्सिमम जितना आगे जा सकते हो ना उतना आगे जा सको। बात समझ गए ना मेरी, जितना मैक्सिमम आगे जा सकते हो उतना आगे जाने की आपको कोशिश करनी है। तो देखो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि फर्स्ट वाला स्टेप स्लो है। तुम पॉज करके सॉल्व कर चुके हो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो कर चुके हो। जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उसका वो खुद मालिक है। तो यहां पर अपन आ जाते हैं फर्स्ट में। सबसे पहले
मैं आ गया केस फर्स्ट में बेटा। केस फर्स्ट के अंदर आरडीएस कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो मैं क्या लिखूंगा? इसी के बेसिस पर रेट लॉ लिखूंगा। रेट कांस्टेंट कुछ बोला नहीं है तो कुछ भी अज्यूम कर लो, के ही ले लेते अपन, तो के ले लिया। फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट कौन है? ए, और कौन है? बी। दोनों की पावर कितनी है? 1 1। तो जो पावर से वही मैंने लगा दी, इधर भी 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया, हो गया काम यहां पर। तो अपना इधर भी पावर 1 आ गई, इधर भी पावर 1 आ गई। अब क्या बोलेंगे? देखो R इक्वल टू के ए बी। अपना काम क्या है? अपने को चेक करना है कि क्या इस रेट लॉ के अंदर कोई इंटरमीडिएट आ रहा है क्या। आप खुद बताओ, क्या इस रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट आ रहा है क्या? इस पूरे मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कौन कौन है? एक्स एंड वाई। इंटरमीडिएट कौन होते हैं? जो ओरिजिनल रिएक्शन का पार्ट नहीं होते। ओरिजिनल रिएक्शन कौन सी थी? ये वाली। तो इसमें बेटा ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार यहां पर तो बहुत बढ़िया काम हो गया, कोई इंटरमीडिएट ही नहीं आ रहा, कोई इंटरमीडिएट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे स्टेप 2 पर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे एलिमिनेट ही नहीं करना किसी को। यार देखो कितना बढ़िया काम हो गया। नहीं तो क्या बोलेंगे? R इक्वल टू के ए इंटू बी। बहुत इजी था क्वेश्चन ये वाला, तो हो गया सॉल्व। बस जो बच्चे सोचते हैं सर इसमें आगे क्या करें, अरे आगे कुछ करना ही नहीं है, ये सॉल्व ही हो गया फर्स्ट केस तो, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट ही नहीं आ रहा बेटा। तो अगर आप यहां पर इसमें ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर 1 + 1 यानी कितना निकल करके आ गया बेटा? 2 निकल करके आ गया। बात समझ गए ना? इसको उल्टा पूछ सकता था वो तुमसे। उल्टा कैसे पूछता? वो बोलता इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है, R इक्वल टू के ए बी। बताओ इन स्टेप्स में से आरडीएस कौन सा है? तो फिर तुम कैसे सॉल्व करते? अज्यूम करते, पहले फर्स्ट को आरडीएस मानते, रेट लॉ निकालते, मैच करते, आया या नहीं आया इक्वल, नहीं आता अगर इक्वल तो सेकंड को आरडीएस मानते, फिर सॉल्व करके निकालते। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं बेटा इसमें, किसमें? स्टेप 2 के अंदर। देखो स्टेप 2 के हिसाब से, मतलब केस 2 के हिसाब से, सॉरी स्टेप 2 नहीं, केस 2। केस 2 के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर अपन लिख रहे हैं केस सेकंड। ये आ गया अपना केस सेकंड। इस केस सेकंड के अंदर अपने को क्या करना है? केस सेकंड में सेकंड स्टेप को, मतलब इस वाली रिएक्शन के सेकंड स्टेप को स्लो मानना है, आरडीएस मानना है। कौन कौन है इसमें? रिएक्टेंट कौन कौन है? एक्स एंड सी। तो रेट लॉ R इक्वल टू के एक्स एंड सी। क्या कोई इंटरमीडिएट आ रहा है क्या? आ रहा है। कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है। अब अपना काम क्या है? एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट करना है तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? किसी फास्ट रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर अज्यूम करते हैं। फास्ट रिएक्शन कौन सी है? जिसमें एक्स आ रहा हो। देखो अगर कोई बच्चा, भाई सेकंड को तो मान मत लेना यार, सेकंड तो आरडीएस ही है तुम्हारा, तो सेकंड को तो भूल जाओ। अब फर्स्ट और थर्ड में से मानना है। थर्ड में तो एक्स ही नहीं आ रहा, थर्ड में तो एक्स ही नहीं आ रहा। कितनी अच्छी बात है, एक्स नहीं आ रहा तो बढ़िया है, वो तो हो ही नहीं सकती। तो फिर किसको काम में लेना है? फर्स्ट को। फर्स्ट को काम में लूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? a प्लस बी से क्या बन गया? एक्स। इस रिएक्शन के लिए kf अपॉन kb की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी x अपॉन ab हो गया। यहां से अपन क्या लिखेंगे? x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई? kf अपॉन kb, साथ में क्या आया? a इंटू बी। इस वैल्यू को उठाएंगे, उठा के कहां ले जाएंगे? ऊपर। जब ये वैल्यू पर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास में रेट क्या निकल करके आ जाएगी बेटा? रेट निकल करके आ गई। के ऑलरेडी था, तुम चाहो तो इसको K1 K' जो चाहो वो अज्यूम कर सकते थे, वो तुम्हारी इच्छा पर था। के ऑलरेडी था, एक्स की जगह पर क्या आया? KF और KB आ गया, साथ में कौन आएगा? AB भी आएगा, और ऑलरेडी कौन था? CB था। यहां पर कौन आ गया? CB आ गया। ये भी हो गया काम अपना। इन सारे कांस्टेंट्स को मिलाकर के चाहो तो कोई नया कांस्टेंट कुछ भी K1 K2 K' जो तुम्हारी इच्छा हो वो नाम दे सकते हो। तो R इक्वल टू क्या आ गया? K' ABC। आप खुद सोचो, अगर फर्स्ट स्टेप आरडीएस था तो रेट लॉ आया था R इक्वल्स टू KAB, और अगर सेकेंड स्टेप आरडीएस है तो रेट लॉ क्या निकल करके आया बेटा? R इक्वल्स टू K' यानी आरडीएस चेंज होने पर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, और मैकेनिज्म चेंज होने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहां से अगर तुमसे मैं पूछ लेता कि भैया बताइए ऑर्डर कितना, तो आप ऑर्डर कितना बताते? 3 बताते।
कितना बताते? 3 बताते। जो बच्चे ये कर चुके हैं, जिन्होंने कर लिया है, उनको केस थर्ड सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें केस थर्ड में अब एक नई चीज आएगी, बिल्कुल ही अलग चीज आ जाएगी। वो नई चीज क्या होगी, उस पर अपने को फोकस करना है भाई। तो उस नई चीज को समझने के लिए जिन्होंने कर लिया बेटा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो अब केस थर्ड पर फोकस करेंगे। केस थर्ड में रिएक्शन क्या क्या थी? सबसे पहले a प्लस बी से बन रहा था x, x प्लस सी से बन रहा था y, और y प्लस बी से बन रहा था p। ये वाला क्या था आपका? RDS। आप क्या लिखोगे? रेट लॉ। किसके बेसिस पर? RDS के बेसिस पर। मैं केस थर्ड की बात कर रहा हूं। क्या आएगा? y एंड b आ गया। क्या कोई इंटरमीडिएट है? क्या है? कौन है? y को हटाने के लिए बेटा, ये तो RDS है, तो y को हटाने के लिए क्या काम में लेंगे? सेकेंड रिएक्शन। y को हटाने के लिए क्या काम में लेंगे? सेकेंड रिएक्शन काम में लेंगे। तो अपन लिख देंगे अब x प्लस सी से क्या बन रहा है? y। इसका कांस्टेंट k इक्विलिब्रियम 1 नाम दे दो, या kf1 अपॉन kb1 दे दो, तुम्हारी इच्छा पर है। क्या लिखेंगे? y x c लिख दिया। यहां से y की वैल्यू क्या निकल करके आ गई? k इक्विलिब्रियम 1 x इंटू सी। अब देखो क्या हो गया, यहां पर एक इंटरमीडिएट की वैल्यू के अंदर दूसरा इंटरमीडिएट आ गया बेटा। y के अंदर कौन आ गया? x आ गया, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास में। अगर मैं इस रिएक्शन की जगह पर फर्स्ट रिएक्शन के बारे में सोचता कि मैं तो फर्स्ट रिएक्शन को ही फास्ट मान करके सीधे y को एलिमिनेट करूंगा, अरे तो भाई फर्स्ट रिएक्शन में तो y है ही नहीं, एलिमिनेट किसको करते तुम? लॉजिक क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? अब अपने पास में क्या पॉसिबिलिटी बची बेटा? अब मुझे इस x को हटाना है। x को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? अब फर्स्ट रिएक्शन काम में लूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? अब a प्लस बी से क्या बन रहा है? x। इसका क्या लिखेंगे? k इक्विलिब्रियम 2। इसको भी रिवर्सिबल मानना पड़ेगा। यहां से क्या आया? x अपॉन ए बी। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? k इक्विलिब्रियम 2 इंटू ए बी। अब क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केस फर्स्ट था और केस थर्ड है। केस सेकंड तो नॉर्मल था भाई, एक इंटरमीडिएट आया उसको हटा दिया। केस फर्स्ट जो था उसमें इंटरमीडिएट ही नहीं आ रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें 2 स्टेप के अंदर एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ गए ना? तो क्या बोलेंगे? x आ गया k इक्विलिब्रियम ए बी। अब x की वैल्यू को उठाएंगे और कहां रख देंगे? ऊपर। यहां रख दिया। अगर यहां रख दिया तो y की वैल्यू क्या बन गई? k इक्विलिब्रियम 1, k इक्विलिब्रियम 2, साथ में ए बी सी, और इस y को उठा के रख देंगे यहां पर। तो r की वैल्यू क्या बन गई? k इक्विलिब्रियम 1, k इक्विलिब्रियम 2, ए बी सी। एक b ऑलरेडी था, तो b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हो गया a, साथ में क्या आ गया? b स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया? c। ये आपके पास में फाइनल रेट लॉ आ गया, जिसका ऑर्डर 1 + 2 + 1 यानी कितना निकल करके आ गया? 4 निकल करके आ गया। तो आई होप आपको नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस का रेट लॉ निकालना आ गया। ये क्वेश्चन बेटा जेई मेन जेई एडवांस दोनों में आता है। ये जो क्वेश्चन है वो जेई मेन जेई एडवांस दोनों में ही आता है, इसलिए आपको ये मेथड आना चाहिए भाई क्या कर रहे हैं। और कुछ विशेष नहीं था इस वाले मेथड के अंदर, बहुत इजी मेथड था ये वाला। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देख लिया? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिखना सीख लिया। अब यहीं पर ही अपन बेटा साथ साथ में क्या करते हैं? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस तो पढ़ ही रहे, तो अपन क्या करते हैं? अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रेट लॉ निकालना सीखते हैं। जैसे कल अपन ने पढ़ा था ना एक कंसंट्रेशन वेरिएशन मेथड, कि अगर रेट को ट्वाइस कर दिया, कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, तो क्या रिलेशन निकल करके आ रहा था? कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर रेट हाफ हो गई, तो ऑर्डर कितना आया था? -1। कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर रेट 2√2 टाइम्स हो गई, तो ऑर्डर क्या आया था? 3/2। कल के लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था अपन ने ये वाली चीज। ठीक है, तो वो जो टर्म थी उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी अपन यहीं पर ही करने की कोशिश करते हैं। क्लियर?
तो अब क्या करेंगे अपन, थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं जिनमें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस का कंसेप्ट भी साथ में आ जाएगा। चलिए अब अपन बेटा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन। आपको बोला गया फॉर ए रिएक्शन ए गैस प्लस 2b गैस गिव्स सी गैस, ये आपको दिया गया है। ए गैस प्लस 2b गैस गिव्स सी गैस, what will be effect on rate when concentration of all reactants are doubled, ये बोला गया आपको। और ऑप्शंस भी दे दिए मान लो, क्योंकि अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अपन इसमें साथ में ऑप्शंस भी लेके चल रहे। फर्स्ट बोल दिया आपको बेटा 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, और फोर्थ ऑप्शन में आपको दे दिया कांट बी डिटरमाइंड, ये आपको बोल दिया गया। ठीक है, अब एक छोटा सा अपन लॉजिक समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो अपन ने रिएक्शन लिखी है ना, इस रिएक्शन के अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला गया कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या फिर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। जब आपको ऐसा नहीं बोला जाता कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है या फिर ये एलिमेंट्री है, तो आप खुद के हिसाब से उसको एलिमेंट्री अज्यूम नहीं कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट कोई सी भी चीज नेचर में सिंपल होती नहीं है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या होगी, ये रिएक्शन भी कैसी मानी जाएगी, कॉम्प्लेक्स यानी नॉन एलिमेंट्री मानी जाएगी। तो बेटा अपन इसको डायरेक्टली बोल देंगे, क्योंकि अपने को रेट लॉ ही पता नहीं है, अपने को रेट लॉ ही पता नहीं है, इसलिए अपन बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। और क्यों हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देख लो। अपन बोलेंगे रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के। जनरली क्योंकि रिएक्टेंट आते हैं और ये रिएक्शन एलिमेंट्री के बारे में बोला नहीं। एलिमेंट्री होती तो क्या होता, A की पावर में 1 आता, B की पावर में 2 आता। एलिमेंट्री के अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं वही कहां पर आते हैं, पावर में आते हैं। यहां पर इन्होंने ऐसा कुछ अपने को बताया ही नहीं था। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा अपने को नहीं बताया, इसका मतलब क्या निकल रहा है बेटा, इसका मतलब निकल रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है, नॉन एलिमेंट्री। और मुझे अब पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, सिंस रेट लॉ is not known, so effect on rate can't be determined। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अपने को रेट लॉ के बारे में पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अपन रेट पर इफेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोल देता नहीं, ये एक सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तीनों में से कुछ भी बोल सकता है। सिंपल बोल सकता है, एलिमेंट्री बोल सकता है या फिर सिंगल स्टेप बोल सकता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये रिएक्शन बेटा सिंपल रिएक्शन होती फिर क्या होता, तो अपन यहीं पर ही देखो आगे लिख लेते, इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन reaction is elementary, then अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाती तो क्या होता, तो इसका रेट लॉ होता R इक्वल टू के, A की पावर 1 B की पावर 2। एलिमेंट्री होते ही जो कोफिशिएंट है वही पावर में आने वाले हैं, पक्का है। तो क्या हो गया, R इक्वल्स टू के, A की पावर 1 और B का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया। क्लियर है। तो अब मैं बोलूंगा ये तो मेरे पास में रेट लॉ आ गया। अब वो बोल रहा है सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, डबल करने पर नई रेट मान लो हो गई R डैश। तो क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू के, A की जगह पर हो गया 2A और B की जगह पर हो गया 2B। तो यहां से तो 4 बार आ गया, यहां से 2 बार आ गया, यानी टोटल 8 बाहर आ गया। तो क्या लिखेंगे, R डैश इक्वल्स टू 8 के A B स्क्वायर।
और ये जो अपने पास में पूरा का पूरा टर्म है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, आर है। ये पूरा टर्म क्या है, आर। तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू 8r, यानी रेट, नई रेट पुरानी रेट की कितनी हो गई है, 8 टाइम्स हो गई है। जो नई रेट है वो पुरानी रेट की कितने टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स हो गई। ढंग से समझ लो मेरी बात को, क्लियर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था उसने कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एलिमेंट्री है। अगर वो नहीं बोलता तो फिर मैं नहीं करता, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखो, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, बोल दिया देखो एलिमेंट्री, A gas plus 2B gas gives C gas. For an elementary reaction, A gas plus 2B gas gives C gas. If initial concentrations of A and B are, या अपन एक काम करते हैं बेटा, यहां पर प्रेशर ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन में प्रेशर भी ले लेते हैं क्योंकि गैसेस स्पीशीज है। इनिशियल प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी आर 0.4 atm एंड 0.8 atm रेस्पेक्टिवली। यहां पर आपको बोल दिया कि इनिशियल प्रेशर ए और बी के कितने हैं, 0.4 atm and 0.8 atm. And after some time, if pressure of C is 0.2 atm, then find rate of reaction at this instant with respect to initial rate. इनिशियल रेट के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, ये वाली रेट कैलकुलेट करनी है। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ढंग से देख लेते हैं अपन। आपको इनिशियल प्रेशर दिए हुए थे ए और बी के, थोड़ी टाइम बाद में आपको सी का प्रेशर बता दिया गया और वो आपको बोल रहा है कि भैया इन सबको आपको आपस में क्या करना है, रिलेट करना है, रेट को, इनिशियल रेट को और उस इंस्टेंट की रेट को, जब सी का प्रेशर कितना हो गया, 0.2 atm हो गया। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करने के लिए मैं लिखता हूं यहां पर रिएक्शन क्या थी, ढंग से देखना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ए गैस प्लस 2B गैस से बन गया क्या, सी गैस बन गया, बन गया। अब क्या लिखेंगे अपन यहां पर, अपन लिखते हैं भाई T इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियली ये कितना था 0.4 atm, ये कितना था 0.8 atm और ये नहीं था। आपको क्या बोला गया, रिएक्शन है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लो, R इक्वल्स टू K पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर। प्रेशर क्यों काम में लिया, क्योंकि प्रेशर की टर्म्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे उनको मैंने कहां लगा दिया, पावर में लगा दिया, तो ये रेट लॉ निकल करके आ गया। ये T इक्वल टू 0 की बात थी, तो T इक्वल टू 0 पर इनिशियल रेट R इनिशियल निकालनी है, तो कैसे लिखूंगा, K 0.4 और ये क्या हो जाएगा बेटा, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, T इक्वल्स टू T पर सोचते हैं अपन, 0.4 में से कुछ X पार्ट कंज्यूम हो गया, तो 0.8 में से कितना कंज्यूम होगा, 2x। क्यों, क्योंकि A का 1 मोल B के 2 मोल के साथ में रिएक्शन करता है, तो A में से अगर X जाता है तो B में से कितना जाएगा, ट्वाइस जाएगा, करेक्ट है। और A के 1 मोल से C का 1 मोल बनता है, यानी अगर इसका X गया तो C का कितना बनेगा, X बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था आपको कि थोड़े टाइम बाद में C का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 0.2 atm। तो अपन उस इंस्टेंट पर है जब C का पार्शियल प्रेशर यानी वैल्यू ऑफ X ये कितना है बेटा,
0.2 ATM है। अब ढंग से सोचो, अगर ये 0.2 ATM है तो ये कितना हो गया? अगर ये 0.2 ATM है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.4 ATM। ये कितना हो गया? ये हो गया 0.2 ATM। ये 0.2 हो गया और ये 0.4 हो गया। तो इस इंस्टेंट पर RT बोलो चाहे R फाइनल बोल लो, कितना हो जाएगा? 0.2 और ये कितना हो गया बेटा? 0.4 का स्क्वायर हो गया। 0.2 देखो ये, और ये कितना? 0.4। हर इंस्टेंट पर, क्योंकि ये जो R है ये इंस्टेंटेनियस रेट है, तो हर इंस्टेंट पर जो प्रेशर्स की या कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है ना, आपको एग्जैक्टली उसी वैल्यू को पुट करना होता है बस। ठीक है, तो अपन ने इसको पुट कर दिया बेटा। R फाइनल इक्वल्स टू K 0.2 और 0.4 रख दिया अपन ने। अब अपने को चाहिए रेशो, तो R फाइनल अपॉन R इनिशियल क्या आ जाएगा? K 0.2 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K 0.4 और 0.8 का स्क्वायर। K से K क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। 0.2 से 0.4 कितने टाइम्स होगा? 1/2 टाइम्स होगा। 0.4 से 0.8 कितने टाइम्स होगा? 1/2 टाइम्स होगा। और साथ में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। यानी कितना आ गया? 1/8 आ गया। कितना आ गया? 1/8। तो अपन क्या बोलेंगे? जो फाइनल रेट है वो 1/8 टाइम्स हो चुकी है किसकी? इनिशियल रेट की। जो फाइनल रेट है वो कितनी हो गई बेटा? 1/8 टाइम्स हो गई है किसकी? इनिशियल रेट की। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन देख लिया अपन ने। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर ए रिएक्शन A gas plus 2B gas gives C gas। आपको अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको पॉज करके फिर खुद को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ये अपना एक रेगुलर प्रोसेस है जिसके बारे में मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों को खुद को ये समझना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आप पॉज करके फिर खुद करोगे। पॉज लेकिन क्वेश्चन पूरा होने के बाद में करना, पहले मत कर लेना, वरना तो क्वेश्चन ही पता नहीं चलेगा क्या था। तो ये दिया हुआ है एक रिएक्शन के अंदर, इफ इनिशियल concentrations of A and B are doubled and tripled respectively, then find order and रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन है। तो अब आप लोग पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से बताता हूं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अपन क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन के एक्चुअली क्या है, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है, लेकिन जो अपन इजीएस्ट पॉसिबल आंसर है वही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले लेट रेट लॉ, क्योंकि एलिमेंट्री वर्ड काम में नहीं लिया तो नॉन एलिमेंट्री ही है, तो रेट लॉ मान लिया R इक्वल्स टू K A की पावर X। यार इसमें एक बार जो क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया अभी तक तो मैंने, रेस्पेक्टिवली देन फाइंड रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इफ रेट बिकम्स 72 टाइम्स। अब क्वेश्चन पूरा हो गया ये वाला, रेट बिकम्स 72 टाइम्स। तो लेट रेट लॉ क्या हो गया? A की पावर X और B की पावर में क्या हो गया बेटा? Y। इसने क्या बोला? A को क्या करना है? डबल, और B को क्या करना है? ट्रिपल। A को डबल करना है और B को ट्रिपल करना है। तब रेट कितनी हो गई? 72 टाइम्स। यानी जब मैं A को 2A लिखूंगा और B को 3B लिखूंगा, तब जो R था वो कितना हो जाएगा? 72 R हो जाएगा। तब वो R कितना हो जाएगा? 72 R हो जाएगा।
अब बेटा 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 इंटू आर, करेक्ट है। इसमें से बाहर क्या निकलेगा, 2 की पावर x 3 की पावर y। अब बचेगा क्या क्या, ढंग से सुन लो, बचेगा क्या क्या, k a की पावर x और b की पावर y। क्या क्या बचेगा, k a की पावर x और b की पावर y। ये 2 और 3 तो मैंने बाहर निकाल लिए, और ये जो a की पावर x b की पावर y है, ये सब क्या है, एग्जैक्टली r ही तो है। यानी यहां पर क्या लिख देंगे अपन, r। जिन बच्चों को समझने में नहीं आया है वो दोबारा सुन लो बेटा। अपन ने 2 की पावर x और 3 की पावर y को बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या क्या, यहां पर k a की पावर x और b की पावर y, ये सब मिलाकर के एग्जैक्टली क्या था, r ही तो था। तो यहां पर क्या होगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। ये आ गया 2 की पावर x 3 की पावर y। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करने पर आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल टू 2। सो रेट लॉ क्या हो गया, r इक्वल्स टू k a क्यूब b स्क्वायर, और ऑर्डर क्या आ गया, इन दोनों का सम। यानी ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 5 निकल करके आ गया। ऑर्डर कितना आ गया, 5 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अपन, A गैस प्लस 2B गैस gives C gas has rate law R equals to K A की पावर 9/2 B की पावर -3/2। ये इन्होंने दे दिया खुद नहीं आपको, ठीक है। फाइंड इफेक्ट ऑन रेट if volume of container is doubled। आपको बोला गया कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर दिया अपन ने, डबल कर दिया, तो इसकी रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, ये दोनों गैसेस स्पीशीज है। गैस के वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो अगर अपन सोचे कि ये जो कंसंट्रेशन होती है वो तो होती है मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम होती है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम होती है। आपने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज किया, उससे किसी भी स्पीशीज के मोल्स पर तो इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। भाई आपने कंटेनर के अंदर मान लो 2 मोल वाटर डाल दिया, अब 2 मोल वाटर वाले कंटेनर के वॉल्यूम को आप डबल कर दो, तो वाटर के तो 2 ही मोल रहेंगे ना। आपने अंदर वाले किसी भी स्पीशीज को, किसी सब्सटेंस को तो चेंज किया ही नहीं है, तो मोल हो गए कांस्टेंट। अगर मोल कांस्टेंट हो गए तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वॉल्यूम के। कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वॉल्यूम के। तो अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को क्या किया है, डबल। तो अपन यहां लिख लेते हैं भैया, अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम को किया है डबल, तो वॉल्यूम इक्वल टू डबल, और कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो गई भाई, हाफ। ये लॉजिक हो गया इसका, वॉल्यूम को डबल करो या कंसंट्रेशन को हाफ करो, बात एक ही हो गई। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, अब क्या करेंगे। रेट लॉ क्या है, R इक्वल्स टू के, A की पावर में 9/2, B की पावर में -3/2। नई रेट मान लेते हैं R'। कंसंट्रेशन को क्या करना है, हाफ करना है, तो A की जगह पर क्या आएगा, A/2, B की जगह पर क्या आएगा, B/2, पावर में क्या आएगा, -3/2। ये तो जो पावर थी वो तो रहेगी रहेगी। अब क्या करें बेटा, R' इक्वल टू, इधर से आया 1/2 की पावर 9/2 -3/2। बेटा वो दोनों जगह पर बेस सेम है,
बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, यानी 9/2 और -3/2 ऐड हो जाएंगे, और साथ में क्या बचेगा, r के a की पावर 9/2 b की पावर -3/2, साथ में क्या बचेगा, r। तो r डैश भी आ गया, r भी आ गया। अब क्या बोलेंगे अपन इसको, r डैश इक्वल टू 1/2 की पावर भैया 3 हो गया क्या, देखो ये कितना आ गया अपने पास में 3, यानी 1/8 r। तो रेट कितनी हो गई बेटा, 1/8 टाइम्स हो गई है। इस क्वेश्चन में भी रेट क्या हो गई, 1/8 टाइम्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं अपन। अब जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैं बेटा पीएच का कंसेप्ट भी काम में लूंगा। अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें मैं पीएच का कंसेप्ट भी काम में लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को अपन ऐसा बना रहे हैं कि उसमें पीएच का कंसेप्ट भी काम में आ जाए। तो आपको देखो थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पर, फिर से क्वेश्चन अच्छा है और इसमें अपन मल्टीपल कंसेप्ट्स को काम में लेने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, A aqueous plus B aqueous in presence of H plus aqueous gives C aqueous। ये रिएक्शन थी। आपको क्या बोला गया इसमें देख लो, when pH is increased from 2 to 3, rate becomes 100 टाइम्स। देखते जाओ, अब जब पीएच को 2 से 3 किया तो रेट 100 टाइम्स हो गई है। ये पहला सेंटेंस है। आगे, when concentration of A and H plus both are doubled, rate becomes 2.828 टाइम्स। ये एक और आ गया, when concentrations of A, B and H plus all are doubled, then rate becomes half। लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको अपन, रेट बिकम्स हाफ। फाइंड रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन को ढंग से देख लो और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी ढंग से देखना। 3 स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, ए, बी और H प्लस। 3 के बारे में बात हो रही है। पहली बार में केवल किसको चेंज कर रहा है वो, H प्लस को। दूसरी बार में किसको चेंज कर रहा है, A और H प्लस को, ये रहा। और तीसरी बार में किसको चेंज कर रहा है, A, B और H प्लस को, सबको चेंज कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा है रेट लॉ क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेट लॉ में कौन कौन सी रिएक्शंस आनी चाहिए, कौन कौन सी स्पीशीज आनी चाहिए। तो A आएगा, B आएगा और H प्लस आएगा। जिस जिसके अंदर भी ये चेंजेस करेगा वो सब आ जाएंगे। बात समझ गए, जिस जिसमें भी ये चेंजेस करेगा वो सबके सब आ जाएंगे। ज्यादा नहीं लेने अपने को, ये नहीं बिना बात में सी ले ले। अब सी क्यों लेना, जब क्वेश्चन में सी में कोई चेंज ही नहीं करवा रहा तो सी को लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस जिसमें चेंज कर रहा है, जिस जिसमें चेंज से रेट पर इफेक्ट पड़ रहा है, अपने को तो वो लेना है बेटा। क्लियर। तो यहां पर अपना काम क्या हो गया, अपना काम हो गया अपने को रेट लॉ अज्यूम करना है। सबसे पहले देखो यहां पर मैं मान लूंगा सॉल्यूशन इसका, लेट रेट लॉ इज R इक्वल्स टू K, A की पावर X, B की पावर Y और H प्लस की पावर क्या हो गई, Z। R इक्वल्स टू K, A की पावर X, B की पावर Y और H प्लस की पावर क्या आ गई बेटा, Z आ गई है। लॉजिक क्लियर है ना।
ये अपने पास में अपन ने रेट लॉ अज्यूम कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए। सॉल्यूशन में यहां पे अपने पास में प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। H प्लस में क्या है, पीएच को 2 से 3 किया तो रेट 100 टाइम्स हो रही है। मैं बार बार बीच में पलट भी लूंगा ताकि अपन कोई डेटा गलत नहीं कर दे। ए और H प्लस को डबल करने पर रेट हो गई 2.828 टाइम्स, और तीनों को डबल करने पर रेट हो रही है हाफ। ये क्वेश्चन है। अब देखो आगे चलते हैं बेटा। अपना जो रेट लॉ है वो है a की पावर में x है, b की पावर में y है, और H प्लस की पावर में क्या है, z। सबसे पहले इसने चेंज किया केवल किस में, pH में। सबसे पहले चेंज किस में किया, pH में। जो बच्चे बेटा pH के बारे में नहीं जानते वो ये समझ लो कि pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और ज्यादा काम का अभी आपके लिए है H प्लस की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर माइनस pH। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, 10 की पावर माइनस pH। क्लियर है? ये आयनिक इक्विलिब्रियम से निकल करके आता है, तो ये फॉर्मूला है जो अपन यहां पर काम में लेंगे। अब अपन बोलेंगे सबसे पहले A और B, इन दोनों को तो इसने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। कब, जब केवल pH में चेंज कर रहा है तब। तो अपन बोल देंगे इफ ये दोनों अगर कांस्टेंट हो गए तो रेट प्रोपोर्शनल हो गई बेटा किसके, H प्लस की पावर Z के। रेट केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, H प्लस पर, और H प्लस की पावर क्या है, Z। के तो वैसे ही कांस्टेंट है, के को तो भूल जाओ। तो R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, H प्लस की पावर Z के। अब मैं क्या बोलूंगा, R2 बाय R1 इक्वल टू H प्लस 2 की पावर Z अपॉन H प्लस 1 की पावर Z। आई होप ये तो सब समझ गए होंगे मैंने कैसे किया। प्रोपोर्शनल था तो R1 बाय R2 H प्लस 1 अपॉन H प्लस 2 कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो बेटा, यहां पर मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, H प्लस 2 अपॉन H प्लस 1 होल पावर में क्या आ गया, Z आ गया। होल पावर में क्या आ गया, Z आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, रेट हो रही थी pH को 2 से 3 करने पर रेट हो रही थी 100 टाइम्स। रेट हो रही है 100 टाइम्स, तो R2 ये क्या हो गया, 100 टाइम्स ऑफ R1। जब pH को क्या किया, 2 से 3, अगर pH 2 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, इस फॉर्मूले से 10 की पावर माइनस 2। और अगर pH 3 हो गई तो H प्लस कितना, 10 की पावर माइनस 3। और पूरे की पावर में क्या चल रहा है भाई, Z चल रहा है। पूरे की पावर में क्या चल रहा है, Z चल रहा है। इधर कितना आ गया बेटा, 10 का स्क्वायर। इधर कितना आ गया, 10 की पावर माइनस Z। देख सकते हो, चाहो तो कंपैरिजन ही करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है। ये -3 -2 ऊपर जाता तो -1 बचता, ये मल्टीप्लाई हो जाता, 10 की पावर माइनस Z आ जाता। यहां से Z की वैल्यू -2, एक काम हो गया अपना, Z की वैल्यू मिल गई है कितनी, -2। बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, X और Y पता लगाना है। तो अब मैं आ जाता हूं अगली इंफॉर्मेशन पर। अगली इंफॉर्मेशन क्या थी, उसने बोला A और H प्लस को डबल करो। ये लिखा हुआ A और H प्लस दोनों को डबल करो। अगर बेटा ये A और H प्लस को डबल कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि इसने B को कांस्टेंट माना है। इसने B को कांस्टेंट माना है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं, इफ B इक्वल टू कांस्टेंट, तो रेट A की पावर तो X थी और H प्लस की पावर कितनी थी बेटा, Z। अब कैसे लिखूंगा, R2 बाय R1 इक्वल टू, जो स्पीशीज है ना उन्हीं को लिखेंगे खाली, A2 बाय A1 की पावर में X, H प्लस 2 अपॉन H प्लस 1 की पावर में Z। रेट कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। यानी अगर पहले R था तो अब कितना, 2R। A की कंसंट्रेशन को क्या किया है, डबल किया है। तो इधर क्या आएगा, 2 की पावर X। इधर क्या आएगा, H प्लस को भी डबल किया है, 2 की पावर में Z। R से R कैंसिल आउट, 2 की पावर में 1,
2 की पावर में 1 और इधर 2 की पावर में x प्लस z। क्या कंक्लूजन निकला? x प्लस z इक्वल टू 1। लेकिन अपने को पता है कि z तो -2 है। अपने को क्या पता है? z कितना है? -2। बेटा एक बार शायद मैंने कुछ गलती कर दी, रेट 2.82 टाइम्स हो रही है। जस्ट ए सेकेंड, रेट 2.82 टाइम्स हो रही है। देख लो इधर एक बार, रेट हो रही है 2.828 टाइम्स, 2.828 टाइम्स, 2.828 आर, और नीचे कितना है? आर। 2.828 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1.414। ढंग से सुन लो, 2 इंटू 1.414। और ये जो 1.414 है, ये वैल्यू किसकी होती है? ये होती है √2 की। ये किसकी होती है बेटा? √2 की। तो ये है 2√2। ये वैल्यू क्या है? 2√2। और 2√2 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस जेड। मतलब 3/2 इक्वल्स टू x प्लस जेड। z की वैल्यू कितनी है? -2। z की वैल्यू कितनी है? -2। पुट कर दो इधर, 3/2 प्लस 2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। x निकल करके आ गया 7/2। ये x आ गया। दोबारा सुन लो, जिन लोगों को ये सेकंड वाले पार्ट में दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाले पार्ट में क्या किया? a और h प्लस को डबल कर रहा है, b कांस्टेंट है। तो मैंने बोला r फिर किस किस के प्रोपोर्शनल होगा? जो कांस्टेंट है ना उसको हटा दो। तो इसमें से मैंने किसको हटा दिया? b को। a की पावर x और h प्लस की पावर z बच गया। अब क्या करूंगा? r2/r1 इक्वल्स टू a2/a1। जो पावर में था वो तो रहेगा ही रहेगा। और h प्लस 2 अपॉन h प्लस 1। रेट हो रही थी बेटा 2.828। 2.828 मतलब 2 इंटू 4.141, 1.414। ये क्या होता है? 1.414 √2। क्या होता है? √2। तो ये क्या था? ट्वाइस ऑफ √2। ट्वाइस ऑफ √2 का मतलब 2 की पावर 3/2। कुछ भी नहीं कर रहे, केवल पावर्स का कंपैरिजन कर रहे। तो पावर्स का कंपैरिजन करने पर अपने को x मिल गया कितना? 7/2। x की वैल्यू भी आ गई। अब x भी आ गया, z भी आ गया, क्या बच गया? y बच गया। तो y पता लगाने के लिए आपको क्या बोला गया? अब ये बोल रहा है सबको ही डबल कर दिया। सबको ही डबल कर दोगे तो क्या बोलोगे? r2/r1 इक्वल टू a2/a1 पूरे की पावर x, b2/b1 पूरे की पावर y, h प्लस 2 अपॉन h प्लस 1 पूरे की पावर z। अब एक बार चेक कर लेते हैं रेट कितने टाइम्स थी। पहले भी अपन ने गलत लिख दिया था। रेट कितनी हो रही है? अब हाफ हो रही है रेट। रेट कितनी हो रही है? हाफ। तो रेट हो गई हाफ। सबको डबल किया है। 2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर z। तो ये 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर x प्लस y प्लस z। ठीक है, यहां से x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई है? -1 आ गई है। पीछे वाले पेज पर अपन ने क्या निकाला था? x प्लस z कितना था? 3/2। रख देते सीधे की सीधे ही। x प्लस z 3/2, y प्लस 3/2 इक्वल टू -1। इसको उधर ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? -5/2 आ गई। y कितना आ गया बेटा? -5/2 निकल करके आ गया। तो रेट लॉ फाइनली, ये क्वेश्चन बेटा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। दिमाग लगाना पड़ेगा। करना क्या है? स्टेप्स बिल्कुल सेम है। जो कांस्टेंट है उसको हटा दो और जो वेरिएबल है उनका रेशियो ले लो। तो एक साइड में कंसंट्रेशन का रेशियो आएगा, एक साइड में रेट का रेशियो आएगा, फिर पावर्स का कंपैरिजन किया जाएगा, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल्स टू k, a की पावर क्या थी? x की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में? 7/2। 7/2। b की पावर y, ये कितना आया? -5/2। और h प्लस की पावर कितना आया? -2। ये अपने पास में बेटा कंडीशन निकल करके आ गई। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखे? कुछ न्यूमेरिकल्स देखे। इन न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है।
यहां पे अपन ने नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या देखा, रेट लॉ कैलकुलेट करना देखा। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस का रेट लॉ लिखना सीखेंगे, बेसिक सी एलिमेंट्री रिएक्शंस का रेट लॉ लिखना सीखेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरे पास में, रेट लॉ फॉर वेरियस एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, ढंग से देखना कैसे लिखना है, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल करेंगे अपन इसके अंदर। अपने को कोशिश करनी है कि अपन हर टाइप का रेट लॉ लिख सके। ठीक है बेटा, तो देखो अपन इसको स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल 1 के साथ में। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको बोला गया ये एक रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, अब वो क्या करता है, रिएक्शन के अंदर रेट लॉ नहीं लिखवाता अलग से, वो बोलता है ए और बी का बता दो आप तो, कि ए के डिसअपीयरेंस की रेट क्या होगी या बी के अपीयरेंस की रेट क्या होगी, ऐसे पूछता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए फॉर्म भी हो रहा है, ए डिसअपीयर भी हो रहा है। सुन लो मेरी बात को ढंग से, ए फॉर्म भी हो रहा है और ए डिसअपीयर भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर अगर आपको बोला गया माइनस da/dt, तो माइनस da/dt का मतलब ए का क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस। तो मैं यहां बोलूंगा इसका मतलब होता है नेट ROD ऑफ ए, मतलब ए का नेट डिसअपीयरेंस की रेट है ये क्या है, ए के नेट डिसअपीयरेंस की रेट। अब नेट डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, पहले तो ये देखो ए किससे डिसअपीयर हो रहा है, माइनस ROA ऑफ ए, और उसमें से उस रेट को हटा दो जिससे ए अपीयर हो गया। जैसे मान लो तुम ए बना रहे थे, एग्जांपल है, तुम ए बना रहे थे, तुमने 100 ए बनाए, लेकिन उसमें से 80 चले भी गए। तो अगर तुमसे पूछा गया कि नेट कितने बचे, कितने बने, तो तुम BC तो बोलोगे ना, 100 बने 80 गए, तो नेट निकालना होता है, बस इतनी सी बात है। अब सोचो ROD ऑफ ए का डिसअपीयरेंस कौन से रेट कांस्टेंट से हो रहा है, ए का डिसअपीयरेंस कौन से रेट कांस्टेंट से हो रहा है, ए का डिसअपीयरेंस K1 से हो रहा है। क्यों, क्योंकि K1 ही है जो आगे जा रहा है रिएक्शन को लेकर के, और जब रिएक्शन आगे जाएगी तभी ए हटेगा। तो ये सुन लेना भैया, जिस रेट की बात कर रहे हो ना, उसी रेट का रेट कांस्टेंट काम में लोगे। तो तुम यहां क्या लिखोगे, ए किससे डिसअपीयर हो रहा है, K1 से। K1 के लिए रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होगा एरो के, समझ गए ना बात को। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में यानी K1 के लिए कौन है, ए, माइनस ए अपीयर कौन से रेट कांस्टेंट से हो रहा है, K2 से ए बन रहा है, तो माइनस में आ जाएगा K2। ठीक है, और K2 के लिए रिएक्टेंट कौन है, बी। भाई K2 यूं जा रहा है तो बी से ही तो ए बनेगा ना, यानी K2 के लिए रिएक्टेंट कौन है, बी। बहुत सारे बच्चे बेटा K1 K2 लिखने में उल्टा कर देते हैं, वो K1 के साथ में बी लगा देते हैं, K2 के साथ में ए लगा देते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो रेट कांस्टेंट आप लिख रहे हो, जो भी रेट कांस्टेंट आप लिख रहे हो, आपको उसी का रिएक्टेंट लगाना है। ठीक है, तो यहां पर K2 के साथ में कौन आएगा, बी। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लिया। अब इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। एग्जांपल 2, रिएक्शन आपको कुछ ऐसी दे दी बेटा, ए गैस प्लस 2B गैस से क्या 3C गैस, K1 और K2। हेडिंग में लिखा हुआ है, अपन ने एलिमेंट्री मान करके चल रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन में नॉन एलिमेंट्री बना देंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एलिमेंट्री ही माना है। ठीक है, अब देखो आपको लिखना है क्या, माइनस da/dt, ये लिखना है आपको, माइनस da/dt। तो ए किससे गायब हो रहा है, K1 से। K1 के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए भी है और बी भी है, तो दोनों आएंगे और उनके कोफिशिएंट उसकी पावर में भी जाएंगे, यानी क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर।
यहां से तो ए डिसअपियर हो रहा था, ए बन कौन से रहा था, K2 से, तो माइनस K2। K2 के लिए रिएक्टेंट कौन है, C, और C का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो वो उसकी पावर में जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे लिखा। ठीक है, मान लो आपको मैं बोलता कि माइनस dB/dt लिख करके बताओ, क्या लिख के बताओ, माइनस dB/dt लिख करके बताओ। अब इसमें देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि B भाई माइनस है ना, तो मुझे गायब करवाना है, पहले गायब होने की बात करूंगा मैं। B डिसअपियर किससे हो रहा है, K1 से, ये लिख दिया K1। K1 के लिए रिएक्टेंट A और B, कोफिशिएंट चले गए पावर में, और B बन किससे रहा था, K2 से, तो K2 के लिए रिएक्टेंट कौन है, C, पावर में कितना, 3। बच्चे यहीं तक लिख देते हैं। अब बेटा यहां पर थोड़ी सी गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है, अगर मैं तुमको बोलूं कि A और B को आपस में रिलेट करो, रेट को, A और B को आपस में रिलेट करो, तो तुम कैसे लिखते, सोचो, तुम ऐसे लिखते माइनस dA/dt इक्वल टू -1/2 dB/dt। लिखते या नहीं लिखते बेटा, कोफिशिएंट भी तो काम में आता है। यहां पर तुमने माइनस dA/dt तो लिख दिया, लेकिन माइनस dA/dt किसके बराबर है, -1/2 dB/dt के। तुमने यहां 2 नहीं लगाया, तो वो 2 कहां गया, भाई तुमसे तो यही पूछा था, तो वो 2 कहां गया, वो 2 जाएगा उधर। कहां जाएगा, उधर। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर 2 भी लगाएंगे, ये 2 भी लगेगा। मेरे हिसाब से आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, यहां पर 2 भी लगेगा। जिन बच्चों को हो गया वो बेटा अब मन में प्लस dC/dt लिख करके देखना, प्लस dC/dt। सबसे पहली बात C बनेगा, C बनेगा। अब अपने को बनाने हैं, बिगाड़ना है, खत्म करना है, जो कुछ भी करना है, अपन एक चीज कभी नहीं भूलेंगे, वो है कोफिशिएंट लगाना। C का कोफिशिएंट कितना था, 3, तो भैया सबसे पहले तो मैं 3 लगाऊंगा, बातें ही बाद में करूंगा, और 3 लगाऊंगा। अब 3 ये लग गया, C बनेगा किससे, K1 से। C किससे बनेगा, K1 से। तो क्या आएगा, K1 AB स्क्वायर माइनस, इधर क्या आएगा बेटा, K2 C का क्यूब, वो का वही आ गया। अंतर क्या आ रहा है, कोफिशिएंट का अंतर निकल करके आ रहा था। ठीक है, अब अपना काम क्या है, देखो इसके अंदर अपने को अगले एग्जाम्पल पे जाना है। इन्हीं एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है बेटा, इन्हीं एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अगला एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा, A से B, B से C, ये आ गया K1, ये आ गया K2। आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है माइनस dA/dt प्लस dB/dt प्लस dC/dt। वीडियो को पॉज करके लिखोगे, कैसे लिखोगे, वीडियो को पॉज करके, तीनों चीजों को अपने आप। ठीक है, और अगर ये लिख लेते हो तो फिर तुमको एग्जाम्पल 4 लिखना है, A से B और C, K1 और K2। इसमें तुमको क्या क्या लिखना है, माइनस dA/dt प्लस dB/dt प्लस dC/dt। अब ये करना है अपने को, लॉजिक समझ गए ना, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इन दोनों को अपने आप लिखना है तुमको, कोशिश तुमको अपने आप करनी है बेटा, अपने आप करोगे ना तब जाकर के थोड़ा क्लियर हो पाएगा भाई कैसे करना है। तो पॉज करना, अपने आप लिखना, फिर मैं तुमको जब वीडियो स्टार्ट करोगे तो बताता हुआ मिल जाऊंगा। अपन सबसे पहले लिखते हैं ये फर्स्ट वाला, इधर ए का डिसअपियरेंस। देखो कितनी सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में तो ए खाली डिसअपियर ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। कौन से कांस्टेंट से, K1 से, और K1 के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए। तो हो गया फर्स्ट वाला, तो बस इतना सही है। ए बन ही नहीं रहा ना कहीं से भी, तो जो बन ही नहीं रहा उसके लिए माइनस क्यों करूंगा कुछ भी। ठीक है, अब बी बन रहा है, क्या बन रहा है, बी कौन से कांस्टेंट से बन रहा है, K1 से बन रहा है। K1 का रिएक्टेंट कौन है, ए, और बी गायब भी हो रहा है, क्या हो रहा है।
मैंने पहले बन रहा है क्यों लिखा, क्योंकि यहां प्लस था, मुझे नेट आरओए लिखना था, नेट कितना बना वो पता लगाना था, इसलिए पहले मैंने किससे बना वो लिखा है। माइनस गायब कौन से कांस्टेंट से, K2। K2 के लिए रिएक्टेंट कौन है, खुद B है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस dc/dt की बात करते हैं। C बन रहा है क्या, बन रहा है कौन से कांस्टेंट से, K2 से, तो यहां पर आ गया K2 और कांस्टेंट कौन है, C। यहां कौन आ गया, K2 और कांस्टेंट कौन हो गया बेटा, C हो गया, रिएक्टेंट कौन हो गया, C हो गया, K2 × C। इधर आ जाते हैं, A गायब हो रहा है क्या, हो रहा है, K1 से भी हो रहा है, K2 से भी हो रहा है, तो दोनों अगर वो एक से ज्यादा से गायब हो रहा है ना, उन सबको ऐड कर दो, तो किस किस से गायब हुआ, K1 से गायब हुआ, K1 का रिएक्टेंट कौन है, A। K2 से भी गायब हुआ, K2 का रिएक्टेंट कौन है, A। बहुत बढ़िया ये तो। और बन भी रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो आगे कुछ लिखना ही नहीं है। B बन रहा है क्या, बन रहा है, कौन से कांस्टेंट से, K1 से, तो K1 × A। C बन रहा है क्या, बन रहा है, कौन से कांस्टेंट से, K2 से, और K2 का रिएक्टेंट कौन है, A। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, A से B बना, B से C बना, इसको बोलते हैं अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। जब एक साथ बन भी रहे, मतलब अलग अलग स्पीशीज को फॉर्म कर रहा है वो, तो ये अपने पास में क्या हो गई है, पैरेलल रिएक्शन हो गई। ये सीक्वेंशियल थी, ये पैरेलल थी। तो ये अपन ने एक और टॉपिक देख लिया, समझ लिया, सीख लिया कि अगर अपने को कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन मिल जाए अलग टाइप की, पहले एग्जांपल जो देखे दो वो थे रिवर्सिबल के, फिर देखा सीक्वेंशियल का, फिर देखा किसका, पैरेलल का, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब देखनी है अपने को बेटा सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ये थोड़ी अलग होती है, और अलग होने का मतलब क्या है, इनको मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा। इनमें कोई ना कोई सी चीज एक्सेस में होती है, वो इतनी ज्यादा एक्सेस में होती है कि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, A गैस प्लस 2B गैस से बन रहा है प्रोडक्ट। आपको मैंने बोल दिया यहां पर कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री। मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका रेट लॉ क्या होगा, R = K, A और B का क्या हो गया बेटा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां पर K की यूनिट क्या होगी, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 3। जनरल यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था, मोलैरिटी की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, यानी मोलैरिटी की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गई किसकी, K की, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया इफ A इज इन एक्सिस, A एक्सिस में है, A इतना ज्यादा है कि A की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B। A बहुत ज्यादा है किससे, B से। तो अब होगा क्या, R = K A B²। क्योंकि A बहुत ज्यादा है तो A मर्ज हो जाएगा किसमें, K में, और नया कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, कौन सा, K'। ये क्या हो गया, K' B²। अब आप सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सेकंड। आप क्या बोलोगे, सेकंड। तो यहां क्या बोला जाएगा बेटा, ये हो गई सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। K' K × A, और K' की यूनिट क्या होगी, K' बेटा कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का कांस्टेंट है K'। थर्ड ऑर्डर का तो K था, K' कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा यहां पर, यूनिट मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा। अच्छा अब खुद सोचो, मन में लिखूंगा नहीं, अब मैं अब खुद सोचना है तुमको। अगर मान लो मैं बोलता B एक्सिस में बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होता बेटा, B किसके साथ मर्ज हो जाता, K के साथ में। अगर B एक्सिस में होता तो B मर्ज हो जाता किसके साथ में, K के साथ में। क्या बोलेंगे अपन,
इफ B इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो R इक्वल टू K डबल डैश A, यही बनता ना। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई अब? फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी फर्स्ट ऑर्डर की? सूडो फर्स्ट ऑर्डर की। तो सूडो कब लगता है? जब स्पीशीज तो ज्यादा होती है, एक्चुअल ऑर्डर तो ज्यादा होता है, लेकिन किसी स्पीशीज के एक्सेस में होने के कारण से उसकी कंसंट्रेशन को अपन मर्ज कर देते हैं। किसके साथ में? ओरिजिनल रेट कांस्टेंट के साथ में। तो अपन बोलेंगे ये क्या है? ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या हो गई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। के डबल डैश क्या है? के इंटू बी स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों होगी? क्योंकि ये क्या है बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और के डबल डैश क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट है। क्लियर? तो आज की क्लास अपन यहीं तक कर रहे हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी? 3 बातें देखी। देखो, तो अपन ने 3 चीजें देखी। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना सीखा। कैसे सीखा था? स्टेप 1 स्टेप 2, आरडीएस पहचानो, आरडीएस का रेट लॉ लिखो। अगर कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करो। ये तो एलिमेंट्री की बात हो गई। फिर अपन ने न्यूमेरिकल्स देखे बहुत सारे। उन न्यूमेरिकल्स को यूजुअली अपन कंसंट्रेशन वेरिएशन मेथड बोलते हैं। भाई इसकी कंसंट्रेशन को इतना करने पर रेट इतने टाइम्स हो गई, तो ये होता है कंसंट्रेशन वेरिएशन मेथड। फिर अपन ने अपना सेकंड टॉपिक देखा। क्या? अपन ने वेरियस एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिखना सीखा। तो वहां पर क्या लेना पड़ता है? नेट आरओडी या नेट आरओए लेना पड़ता है। ये मतलब अगर नेट आरओडी ले रहे हैं तो आरओडी माइनस आरओए, और अगर नेट आरओए ले रहे हैं तो आरओए माइनस आरओडी। बस पहचानना क्या होता है कि कौन से कांस्टेंट से डिसअपियर हो रही है, उसका रिएक्टेंट क्या है, और कौन से कांस्टेंट से फॉर्म हो रही है और उसका रिएक्टेंट क्या है। और लास्ट में फाइनली अपन ने क्या देखा? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब क्या? अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल नहीं होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो उस कांस्टेंट को अपन रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के अंदर मर्ज कर देते हैं, जिससे अपने को नया कांस्टेंट मिल जाता है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोला जाता है।